आपको क्या लगता है 2024 के इलेक्शन के बाद हुकूमत कौन फॉर्म करेगा? मैं काज़मी साहब की बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। अभी ये सब कुछ कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक प्री पोल मामला का ताल्लुक है तो वो तो ज़ाहिर बात है, पूरा ग्राउंड जो है वो नून लीग को तैयार करके दिया जा रहा है। लेकिन मैं पोलिंग डे वाले दिन जो है, अगर तो वहाँ पे एक जम्मे गफ़ीर आ गया पोलिंग स्टेशन की तरफ और आप उसे ना रोक सके, ये ज़हन में रखिएगा। मेरी अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन धांधली करना या झुल्लू फेरना जिसे कहते हैं ना, वो एक हद तक मुमकिन होता है। ये नहीं हो सकता कि एक कैंडिडेट जो है वो 70,000 वोट ले रहा और एक जो है वो 15,000 वोट ले रहा और 15 वाले को आप जिता दें, 70 वाले को हरा दें। 70 और 60 के दरमियान, 70 और 55 के दरमियान फ़र्क पैदा किया जा सकता है, ये हमने देखा है पाकिस्तान में, ये होता है। लेकिन 70 और 15 या 70 और 20 के दरमियान जो है वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अगर तो इतना बड़ा वाइड मार्जिन आना शुरू हो गया कंस्टिट्यूंसीज के अंदर, तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सो आई विल स्टिल होल्ड माय ओपिनियन अबाउट दिस कि इलेक्शंस डे वाले दिन एक्चुअली क्या होगा। मंसूर साहब, एक और आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है ना कि नून लीग के साथ हाथ हो गया है, पीटीआई को स्पेस दोबारा मिलना शुरू हो गई है और कागजात भी जमा हो गए, सबसे ज़्यादा पीटीआई ने करवाए, बल्ले का निशान भी मिल गया। आप बाय करते हैं इसको? अब मैं इस पे भी, मेरे ख्याल में मैं ये इट्स टू अर्ली टू से दैट, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो देखिए, सबसे पहला साइन मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन नून लीग को लगा ना कि हमारे साथ हाथ हो गया है, उस दिन एमिरेट्स की एक फ़्लाइट जो है वो पकड़ी जाएगी और लंदन रवानगी हो जाएगी। ये मैं आपको पहले से अभी, ये इसका एक बैरोमीटर यही है। नहीं, उसमें शहबाज साहब भी होंगे या सिर्फ बड़े मियां साहब होंगे? As long as मियां साहब इस पाकिस्तान सत्ते खैरान है। सही सही। काज़मी साहब, आपको भी यही लगता है कि अगर नून लीग को ये फील हुआ कि हमारे साथ मिसकमिटमेंट हो गई है तो एक फ़्लाइट वापस चली जाएगी फिर जैसे आई थी? जी, ये तो देखें ना, माजी करीब का ही हमारी ये तारीख है। वो हमने देखा कि जब तक उनको उनके मसाइल होते हैं तो वो फ्लाइट उधर ही घूमती रहती है, सऊदी अरब तक आती है, दुबई तक आती है, वापस लंदन चली जाती है। तो यकीनन जब भी कोई ऐसा इशू हुआ तो मुझे तो यही लगता है कि वो एक बड़ा ये उसकी तरफ पॉइंटर होगा कि अगर उनकी क़यादत मुल्क से बाहर चली जाती है। तो यही बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ मंसूर साहब। काज़मी साहब, आपसे आखिरी सवाल, तहरीक इंसाफ का फ्यूचर इन 2024? जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के आइन और कानून का फ्यूचर है, इसलिए कि हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, उनके आइन के मुताबिक इंतखाब नहीं हुआ, तो हमें नजर आया कि कोई नौरीन रो रही है तो कोई दूसरा रो रहा है। जिस दिन कोई नसरीन पाकिस्तान के आइन के तोड़ने के ऊपर रोना शुरू हो जाएगी, उस वक्त पाकिस्तान की हर सियासी जो जमात है उसका फ्यूचर मुझे ब्राइट नजर आता है। सही। मंसूर, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ का फ्यूचर नेक्स्ट ईयर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को खोलेगी और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है मेरे ख्याल में स्पेस देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ट्रिमेंडस किस्म का चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो वापस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये चैनल खोलना पड़ेगा। चंद ऐसी शराइत होंगी, मुश्किल कड़वी शराइत होंगी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माननी पड़ेंगी। चंद लोगों को पार्टी के अंदर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनसे दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी और उसके बाद ही मामला ठीक होंगे। और अगर आपने ये सब कुछ ना किया तो जो मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चल रही हैं वो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो 2024 में खान साहब का जेल से बाहर आना लाइकली है? इसके बारे में 50-50 है। चंद हमारे ज़राए ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, चंद का ये कहना है कि बात सिर्फ इलेक्शन तक की है, उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन शायद फिर भी उनको मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही, एक बड़ा सेटबैक 2023 में जो रहा वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और सियासी अदम इस्तेहकाम था। बहरहाल 2024 में कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी बहाल हो सके। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की मईशत 2023 में कैसी रही इस पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने 2023 में मुल्की सियासत को ज़ेर बहस लाया, लेकिन इसके साथ साथ जो बात करें अगर पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, तो 2023 में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही गर्दान सुनाई दी, चाहे वो आवाम की तरफ से हो या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से हो, कि महंगाई को मैनेज करना है। इसके अलावा बिजली को महंगा किया गया, इसके अलावा गर्दिशी कर्ज़े में काफ़ी इजाफा हुआ, IMF से नेगोशिएशंस जारी रहीं। तो 2023 में पाकिस्तान की मईशत ने कैसा टर्न लिया, कैसी रही और 2024 से क्या उम्मीद कर सकते हैं मुआशी एतबार से, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं, मुआशी तजिया निगार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। खुर्रम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। 2023 का चूँकि हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है तो कोशिश यही थी कि इस साल में सारे जो पॉलिटिकल इवेंट्स रहे और उनकी जो इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए रहीं उसको समराइज़ कर लें। 2023 में आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की मुआशी ट्रेजेक्टरी रही
उसमें कुछ ना कुछ आपने देखा ऐसा सॉलिडिफाई होते हुए जिससे हम ये कह सकेंगे 24 के अंदर शायद महंगाई कम हो जाए? इस साल के अहम अगर मुआशी इवेंट्स की बात करें तो आपके लिए कौन से वो ऐसे डिसीजंस थे जो कि क्रिटिकल जंक्चर साबित हुए 2023 में? मुज़म्मिल, इस साल 2023 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के इतने नज़दीक आया है कि मैंने जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ पाकिस्तान की मईशत, मैंने इतना एक क्लोज इनकाउंटर नहीं देखा। तो आई थिंक ओवरऑल जो पाकिस्तान की मईशत की स्टोरी है 2023 में, वो डिफ़ॉल्ट के करीब आना और फिर डिफ़ॉल्ट से दूर हटना, बैक फ्रॉम द ब्रिंक अगर आप उसको कहना चाहें। और जो सवाल आपने पूछा है कि हम लोग अगर डिफ़ॉल्ट से पीछे हटना शुरू हो गए हैं जून 2023 से लेके ऑनवर्ड्स, तो इसका क्या मतलब है कि 2024 में महंगाई कम होगी? द आंसर इज नो। कम तो महंगाई नहीं होगी, अलबत्ता महंगाई की इंक्रीज की जो रफ्तार है वो शायद आहिस्ता हो जाए। तो यानी कि जो पिछले 1 या 2 सालों में हमने देखा है कि जिस हिसाब से ज़रूरी अशिया की कीमतें चढ़ी हैं, वो अब जाके लेवल आउट कर जाएगा, एक फ्लैट लाइन बन जाए, शायद बन सके, लेकिन कमी आने में अभी आई थिंक काफ़ी और वक्त लगेगा, अगर कभी ऐसा वक्त आए। खुर्रम साहब, सर्कुलर डेट को अगर डिस्कस करें तो 5,511 अरब रुपए की फिगर सामने आती है कि इतनी बुलंद सतह पर वो पहुंचा है इस साल। तो इन कर्जों से छुटकारा हासिल करने के लिए कोई स्टेप लिया हमने 2023 में? नहीं, देखिए, कोई काबिल जिक्र स्टेप नहीं लिया। बिजली की कीमतों में जरूर एक बहुत बड़ा इजाफा किया गया था, मेरे ख्याल में जुलाई और अगस्त के जो महीने थे। और आपको याद होगा कि सितंबर अक्टूबर में जो बिल्स आए हैं हम सब के, आपके व्यूअर्स के को याद होगा अच्छी तरह से कि कितना बड़ा शॉक लगा था सबको सितंबर और अक्टूबर के बिजली के बिल देख के। जो घराने मिसाल के तौर 30 या 25 रुपए फी यूनिट पे कर रहे थे, उनके बिजली के बिल जो थे सितंबर अक्टूबर में वो 60 रुपए 62 रुपए तक चले गए थे पर यूनिट की। मैं बात कर रहा हूँ सब कुछ मिला जुला के, नियर डबलिंग जो रेट हुआ था। इसकी बुनियादी सतह यही थी कि एक सर्कुलर डेट को काबू करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसने भी एट बेस्ट सर्कुलर डेट में जो मजीद इजाफा हो रहा था उसको थोड़ा सा कम किया है, उसको रोका भी नहीं, थोड़ा सा कम किया है। लेकिन पे ऑफ करने की जो आप बात कर रहे हैं कि जिस पोजीशन पे आज पहुंची हुई है सर्कुलर डेट, उसको अगर हम लोगों ने कम करना हो तो ये बहुत लंबी गेम होगी। और इसको अगर हम लोग सिर्फ कोई भी हुकूमत सिर्फ इस तरह करती रहे कि सर्कुलर डेट की जो कॉस्ट है वो बिजली के बिल में डाल दें, तो फिर मेरे ख्याल में कोई अपर लिमिट नहीं है जहां तक पावर टैरिफ जा सकते हैं। खुर्रम साहब, आप चूंकि इकोनॉमिक हिस्टोरियन भी रह चुके हैं, तो इस साल में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने देखी उसको तो शायद ही किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की और ना वो हो सकी, ये कहना आसान है। तो आपको लगता है कि दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जिसने इकोनॉमी को भी ओवरशैडो किया, और इलेक्शंस कब होंगे भी या नहीं होंगे, निगरान हुकूमतों को तवील कर देना, ये सब वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत डैमेज किया है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को? डेफिनेटली आई थिंक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन अपनी तमाम राइटिंग्स में मैं एक जगह पे हमेशा इशारा करता हूं कि 2020 के बाद, कोविड के महीनों के बाद जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उस जमाने की, उन्होंने एक फिस्कल और मॉनेटरी स्टिम्युलस अप्लाई किया था इकोनॉमी को, और उसकी वजह से एक शॉर्ट रन में एक ग्रोथ का इम्पैक्ट जरूर आया था। लेकिन उस ग्रोथ के इम्पैक्ट के बाद उसका जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट था वो से कहीं ज्यादा बड़ा था और कहीं ज्यादा नुकसानदेह था। और 21 में अगर महंगाई इन्फ्लेशन जो है अगर वो चढ़नी शुरू हुई है, तो वो फिर प्लेटो आउट या लेवल आउट नहीं हुई 2022 के एंड तक जाके। ये सारा इम्पैक्ट वहां से निकल रहा था, जो एक्सेस मॉनेटरी और फिस्कल स्टिम्युलस अप्लाई किया गया था कोविड के महीनों में। अब इससे बढ़ के कहानी और भी डायरेक्शंस में जाती है। 2017 में भी एक इस टाइप की चीज हुई थी, एंड फिर 2022 के बाद एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई पूरे मुल्क के ऊपर कि अब आगे होने क्या वाला है, हुकूमत होएगी भी प्रॉपर किस्म की नहीं होगी। एक निगरान हुकूमत के अंडर ही चल रहा था पाकिस्तान 2017 से लेके आज तक, अगर आप देख लें हर हुकूमत एक निगरान हुकूमत रही है। खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि इस साल जो SIFC का क़याम था, इसको भी कहा गया कि ये एक बड़ा स्टेप है इन्वेस्टमेंट सीख करने के लिए।
SIFC ने इस साल अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए और गोइंग इनटू 2024 आपको लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग के जो कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है पाकिस्तान में? नहीं, आई डोंट थिंक सो मुजम्मिल। आई थिंक फिलहाल तो कोई ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हुए नहीं नजर आ रहे। आई डोंट नो कि कितनी इन्वेस्टमेंट आई है SIFC फ्रेमवर्क के जरिए पाकिस्तान में। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी मेरे ख्याल में, मेरी तो नज़र के मुताबिक, इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना कि आप एक ख़ास स्पेस काट के निकाल दें अपनी मईशत में और कह दें कि यार यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करेगा उसके ऊपर हमारे नॉर्मल कानून, उसके ऊपर हमारी नॉर्मल अदालतों का मैंडेट, उसके ऊपर हमारे नैब का मैंडेट, ये सारा नहीं होएगा। अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम है, अगर आपकी कानून में प्रॉब्लम है, अगर आपके कोर्ट्स की हैंडलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी नैब में कोई प्रॉब्लम है, द सोल्यूशन है कि आप उन इदारों को ठीक करें, नॉट कि आप एक अलग स्पेस कार्व आउट कर दे और कह दे यार बाकी सब लोग तो चले भुगते ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे जो लोग आएंगे वो फेवर्ड होंगे, उनके ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं करेंगी। एज अ विजन, एज अ फर्स्ट स्टेप, ये चीज इससे मैं एग्री नहीं करता कि दिस इज अ गुड वे टू ट्राई एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। इसके अलावा जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो ये क्लेम कर रही थी कि जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं उनको $10 बिलियन तक हम लेकर जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि इंटरनेट का स्लो कर देना और उसको लिंक करना सियासी डेवलपमेंट्स के साथ, फिर पाकिस्तान की एक बड़ी पॉपुलेशन के पास तो एक्सेस ही नहीं है इंटरनेट की। तो आपको लगता है कि ये एक पैराडॉक्स है कि एक तरफ आप इतनी एम्बिशियस IT पॉलिसी बना रहे हैं, ऑन ग्राउंड वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही? डेफिनेटली इसमें बहुत पैराडॉक्सेस हैं। एक तो वही है जिसका भी आपने जिक्र किया, ये इंटरनेट शटडाउन के जरिए आप एक वर्ल्ड क्लास इकॉनमी नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये इन चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना ये था कि 2023 में कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया पाकिस्तान की मईशत को स्टेबलाइज़ करने के लिए, और 2024 में जाते हुए हमें कुछ नए रिफॉर्म्स करने होंगे अगर तो सूरत हाल को बेहतर करना है। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने प्रोग्राम में 2023 के सियासी और मुआशी इवेंट्स को डिस्कस किया, लेकिन एक और बड़ी चीज़ जो कि पाकिस्तान के लिए मसाइल का बायस बनी 2023 में, वो दहशत गर्दी के वाक़यात भी हैं। वो इसलिए कि बताया यह गया कि 2013 के बाद अमन व अमान के हवाले से सबसे बदतरीन साल 2023 रहा। उसकी वजह यह है कि 300 से ज़ायद जानों का नुकसान हमें उठाना पड़ा दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर। इसके अलावा TTP की रिसर्जेंस भी हुई और अफ़गान हुकूमत से भी पाकिस्तान के मामलात बिगड़े। 226% इजाफ़ा हमने देखा 2023 में दहशत गर्दी के वाक़यात में, अगर उसका कंपैरिजन करें 2022 से। तो इस साल एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, स्टेट के लिए यही रहा, लॉ एनफोर्समेंट के लिए ये रहा कि दहशत गर्दी के वाक़यात की रोकथाम की जाए। तो 2024 में जाते हुए पाकिस्तान के जहाँ पर सियासी चैलेंजेस हैं, मुआशी चैलेंजेस हैं, वहीं दहशत गर्दी को रोकना, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उम्मीद हम यही करते हैं स्टेट क्राफ्ट के प्लेटफॉर्म से कि अगले साल पाकिस्तान इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेगा, इन पर काबू पाएगा, और इसके साथ साथ इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के लिए स्टेबिलिटी की एक नवीद भी सामने आएगी। आपसे मुलाकात होगी 2024 में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।